हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ला क्लासेस में। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नई प्लानिंग के साथ। वही सेम प्लानिंग जो हमने कर रखा है क्लास 11th के लिए। तो आज ये जो प्लानिंग अपनी आने वाली है वो होने वाली है फॉर क्लास 12th, जिसमें हम लोग पूरे फिजिक्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, सबसे पहला अपना जो पोर्शन होता है फिजिक्स का क्लास 12th का, वो होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपना पहला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या। तो अपना हेडिंग होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अब देखते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा अपना ये नाम पड़ा हुआ छपा हुआ है ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर दो वर्ड्स छुपे हुए हैं और दो वर्ड क्या है उसको बाहर खींच के लाते हैं। तो पहला जो उसको खींच के लाए उससे मिला अपने को इलेक्ट्रो, और जब दूसरे को भी खींच के लाए, दूसरे को जब मार के बाहर लाए तो वहाँ से मिला अपने को स्टैटिक्स। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो दोनों का मतलब क्या है इसको हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से संबंधित, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो के अंदर। या तो हम इलेक्ट्रॉन ना बोल के सिंपली क्या बोलते हैं भाई, चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बोलते हैं, चार्जेस के बारे में बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा में जो टर्म छुपा हुआ था वो कौन था भाई, स्टैटिक्स था। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि मैं स्टैटिक्स हूँ और मैं रुका हुआ हूँ, यानी कि वो रेस्ट में है या तो स्टेशनरी है। यानी कि हम लोग स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, रेस्ट कंडीशन या स्टेशनरी कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं उसमें चार्जेस को रुका हुआ मान के पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पोर्शन अपना डील करने वाले हैं हर चैप्टर के अंदर, चाहे अपना कूलम्ब्स लॉ हो गया, चाहे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चाहे अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, चाहे अपना कैपेसिटर हो गया। फिलहाल के लिए लोग चार्ज को क्या मान के पढ़ने वाले हैं, रुका हुआ मान के पढ़ने वाले हैं। हम लोग चार्ज को पकड़ के रखेंगे, एक जगह फिक्स करके रखेंगे, चार्ज को बढ़ने नहीं देंगे। तो वहाँ पे लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। जैसे ही अपना चार्ज को वेलोसिटी मिल गई, जैसे चार्ज अपना भागना शुरू हो गया, जैसे अपना चार्ज को भागाना शुरू कर दिया, तो जैसे ही चार्ज अपना मूव करना शुरू करेगा वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मूविंग चार्ज जनरेट करता है करंट। और करंट यानी कि अपने को क्या पढ़ने वाला है यहाँ पे, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्ज को पकड़ के एक जगह पे बैठा के रखने वाले हैं। ठीक, इसकी अच्छी से खातिरदारी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। तो इतना तो हम लोग क्लियर कर लिए फिलहाल के लिए कि अपना पढ़ने पर क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो भी चार्जेस अपनी होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर उन सबको हम लोग एक जगह बैठा के रखने वाले हैं। बैठा के रखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में समझेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई तुम अगर एक रुके हुए चार्ज हो तो तुम क्या क्या जनरेट कर सकते हो, अगर तुम रुके हुए चार्ज हो तो अपने अंदर से क्या क्या चीज़ों को जनरेट करा के क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम रुके हुए चार्ज हो तो तुम पे क्या क्या चीज़ें वैलिड होंगी, अगर तुम रुके हुए चार्ज हो तो तुम पे अगर कोई चीज़ें वैलिड हो रही हैं तो क्या तुम जब मूव करोगे तो तुम पे वो वैलिड होंगी कि नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें हम उसको रोक के पूछने वाले हैं। ठीक, तो जब चीज़ें हम लोग देखते हैं तो सबसे जो पहला अपना हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है कि वाई वी नीड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऐसे सब बच्चे क्या करते हैं, सीधे कूद जाते हैं किसमें, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने में। सीधे किसमें कूद जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ में। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का पीछे का रीजन नहीं जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तब तक उसको समझने में कोई मजा आने वाला नहीं है। तो पहले लोग समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड कूलम्ब्स लॉ। तो समझते हैं, तो उसको समझने के लिए हमेशा से जैसे हम लोग करते हैं, फिर से एक बार लेके चलते हैं एग्जाम्पल। हमेशा जब अपना काम होता है एग्जाम्पल लेने का, फिर से हम लोग लेके चलते हैं एग्जाम्पल। और यहाँ पे लोग जो एग्जाम्पल देने वाले हैं इसको हम लोग देख सकते हैं ज़रा। ठीक है, मान लेते हैं ये अपने पास एक बॉडी है, ये अपने पास क्या है, बॉडी है। अपने पास क्या है भाई, बॉडी है। ये मान ले अपनी बॉडी जो है इसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि अपनी पॉजिटिवली चार्ज है। ये अपनी एक बॉडी है, ये अपनी सेम उसी तरह है, ये अपनी बॉडी 2 है, सेम उसी का जुड़वा भाई है बॉडी 2 अपनी। ठीक, केस 1 ले लेते हैं। ये केस अगर 2 ले लें हम, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या लेने समझते हैं, इसके अंदर क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना बॉडी नंबर फिर से 1 हो जाता है। ये अपना क्या है 1 2 3 4, 4 नेगेटिव चार्ज है। ये अपना फिर से क्या बन जाता है, अब ये जुड़वा नहीं है, अब ये जुड़वा नहीं है। ठीक, और एक केस और ले लेते हैं हम लोग, एक केस और ले लेते हैं। उस केस के अंदर ले लेते हैं केस नंबर 3 ले लिए। ये क्या है भाई, पॉजिटिव है। ये क्या है, कुछ दिख रहा है क्या उसके अंदर, कुछ दिख रहा है क्या, ये क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, कुछ दिख रहा है क्या, दोनों में नहीं दिखा। दोनों में कुछ दिखने का मतलब नहीं, इसका मतलब ये निकल के आता है कि अपनी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है। ये भी कैसी है, अपनी न्यूट्रल है। कैसी बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। तो ज़रा सोच समझ के बताइए यहाँ पे।
जो अपना जवाब होने वाला है या जो भी आपका जवाब आने वाला है उसको अपने दिमाग में रखिए और उसको सोचिए कि यहाँ पर अगर दो बॉडीज़ है, दोनों बॉडीज़ कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। यहाँ पे कैसी है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है। एक यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक निगेटिवली चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी है। तो यहाँ पे 4 तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। इसको केस 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, जो भी आंसर बना है उसको दिमाग में रखिए, इसको सोचना शुरू करिए। मैं इतना मांग के चल रहा हूँ कि आप लोग को पता होगा कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं, प्लस प्लस अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होगी तो उस बेसिस पे इस चीज़ों को आप लोग बता सकते हैं। तो अब सोचिए ज़रा, बताइए कि ये बॉडीज़ क्या करने वाली हैं, ये किस तरह से इंटरेक्ट करने वाली हैं, ये कैसे करने वाला, ये कैसे करने वाला है, ठीक है। अगर सोच लिया आपने तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लें अगर ये दोनों बॉडी को फिक्स कर लें, ये पहली बॉडी फिक्स कर ली अपने केस में, इसमें भी ये बॉडी फिक्स कर लिए, इसमें ये फिक्स कर लिए, इसमें ये फिक्स कर लिया, यानी कि जितनी भी 4 केसेस दिख रही हैं उसमें लेफ्ट साइड वाले बॉडी को हम लोग क्या कर ले रहा है, फिक्स कर ले रहा है। जितनी भी लेफ्ट साइड वाली अपनी बॉडी है, चारों केसेस उसको क्या कर लिए, फिक्स कर लिया, उसको पकड़ के बैठा दिया, ठीक। बॉडीज़ को, चार्ज की बात नहीं है यहाँ पे, बॉडीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि वाई वी नीड कूलम्स लॉ, ठीक। तो देखा जाए तो ये इसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होने के बजाय, ठीक, ये इन दोनों में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपल्स ईच अदर। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, बॉडी को रिपेल करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो रखा है, ये तो रिपेल होगा नहीं, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, किसका, FR, रिपल्शन का, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया। इस बॉडी पर फोर्स आया, कैसा, रिपल्शन का आया। इस बॉडी पर क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो अपनी विपरीत चार्जेस होती है एक दूसरे को क्या करती हैं, खींचती हैं, ठीक, आकर्षित बल लगाती हैं। यहाँ पे अपना क्या हुआ, अब ये प्लस है, ये न्यूट्रल है, ये निगेटिव है, ये प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये अपना निगेटिव है, अपना न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो देख लिया प्लस प्लस से ढकेल दिया, प्लस माइनस से खींच लिया। यहाँ पे क्या करेंगे ये सब दोनों बॉडीज। तो बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि कुछ नहीं होगा, बहुत बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि कुछ नहीं होगा, बहुत बच्चों ने दिमाग लगा लिया होगा कि इंडक्शन होगा, और बहुत बच्चों ने दिमाग लगाने के बाद कि इंडक्शन होगा, फिर भी रिएक्शन तय नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक। तो क्या 3 केसेस आपके दिमाग में आए होंगे। पहला केस, बहुत बच्चे ऐसा सोच लिए होंगे कि कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बच्चे ऐसा सोचे होंगे कि चलो इंडक्शन होगा। इंडक्शन क्या होता है अभी आगे देखेंगे। इंडक्शन होगा तो बॉडी के ऊपर क्या आएगा, इंडक्शन होगा तो बॉडी के ऊपर क्या आएगा, कोई ना कोई फोर्स आएगा, लेकिन वो फोर्स डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या है यहाँ पे समझते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट, अगर ये प्लस है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, तो पहला चीज़ तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लें कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो चार्ज। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो चार्ज। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि चार्जेस हैं, लेकिन जितने प्लस है उतने ही निगेटिव है। न्यूट्रल चार्ज यानी कि न्यूट्रल में जो बॉडी है उसका मतलब ये नहीं हुआ कि बॉडी के अंदर चार्जेस नहीं है। बॉडी के अंदर चार्जेस हैं, लेकिन नेट चार्जेस जीरो हैं। टोटल चार्जेस के जीरो हैं। और हम बोले कि इसके अंदर का 4 प्लस चार्ज होगा तो 4 माइनस भी होगा, जिसके से बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन, अगर 4 अपने पास प्लस चार्ज होगा तो 4 नेगेटिव चार्ज भी होगा, जिसके से बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई है। इनकी चार्जेस हैं लेकिन नेट चार्जेस नहीं है, ये हम बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी का। तो अगर इसके लिए हम बोले कि इसके अंदर प्लस माइनस छिपा हुआ है 4, इसके अंदर भी छिपा हुआ है 4। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है, एक्चुअल में ये 4 कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इफेक्ट नहीं, हम लोग ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो ये प्लस है तो क्या करेगा, इसके अंदर के निगेटिव को अपने एक फेस पे खींच देगा, ठीक। और इसके अंदर का जो प्लस है उसको दूसरे वाले फेस पे, फेस 2 पे धक्का मार देगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, 4 प्लस वाले को लेफ्ट फेस पे ला देगा और नेगेटिव वाले को 4 उस वाले फेस पे ढकेल देगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। अब ये क्लियर हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट में आए अपना इफेक्ट दूसरे पे दिखाना। फिर से इंडक्शन मतलब क्या होता है कि अपना कॉन्टैक्ट दूसरे पे दिखाना, अपना इफेक्ट दूसरे पे दिखाना विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्रिएटिंग और ओन इफेक्ट ऑन अनदर बॉडी इज नोन एज इंडक्शन, इज नोन एज इंडक्शन। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, इंडक्शन का आ रहा है। किसका आ रहा है, अब इंडक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, कैसा इंडक्शन है, वो बात की बात है, बस इंडक्शन में समझना है, ठीक। अब यहाँ पे बॉडी क्या हुआ, तो ये देखा गया कि बॉडी क्या हो रही है, यहाँ पे नेट अट्रैक्ट हो रही है। ये बॉडी क्या हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, नेट की बात हो रही है, नेट अट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे तो भाई चलो समझ में आता है, यहाँ भी एक कंडीशन दिखा, इंडक्शन तक अपने को समझ में आया, फिर भी यहाँ बॉडी नेट अट्रैक्ट हो रही है, यहाँ भी बॉडी नेट क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ भी एफ ऑफ ए मिल रहा है नेट, यहाँ भी एफ ऑफ ए मिल रहा है नेट। कहने का मतलब ये हुआ, इधर ही बॉडी खींची आ रही है, इधर ही बॉडी खींची आ रही है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ, जो साइड में दोनों चार्ज उसका क्या मतलब हुआ। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए अपने पास होना चाहिए क्या, एक कूलम्स लॉ होना चाहिए कि इसको हम समझ सकें कि अपना जो रियल लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, रियल लाइफ में जो हम लोग ऑब्जर्वेशन ये कर पा रहे हैं कि इसका भी अट्रैक्ट होना, इसका भी अट्रैक्ट होना, ये क्यों हो पा रहा है। तो ये अपना होता है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ।
अगर कूलम्स लॉ अगर देख लेंगे तो हम बता सकते हैं कि नेट बॉडी अपनी क्यों खींची चली आ रही है। ठीक है क्या, इतनी बात क्लियर हुई क्या? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो अपना होने वाला है एजम्पशन बिहाइंड कूलम्स लॉ, एजम्पशन बिहाइंड कूलम्स लॉ। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, अगर हम लिखें यहाँ पे एजम्पशन, अब एजम्पशन क्या चीज़ होती है? एजम्पशन लोग बार बार देखते होंगे कि फिजिक्स में मान लेते हैं, बार बार देखते हैं हम लोग एजम्पशंस को मान लेते हैं। एजम्पशंस क्या होती हैं? एजम्पशंस वो होती हैं जो हम लोग पहले से ही बोल रखते हैं, यानी कि हम लोग प्री एज्यूम कर लेते हैं। प्री एज्यूम यानी कि कोई चीज़ डिस्कस करने से पहले, किसी टॉपिक के अंदर एंटर करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चीज़ें क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एजम्पशन बोलते हैं। अब क्यों कर लेते हैं उसका पीछे रीजन है। तो जो चीज़ें हम लोग पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन, किसी टॉपिक के अंदर एंटर करने से पहले। अब एजम्पशन क्यों लेते हैं तो समझते हैं। एजम्पशन क्यों लिया जाता है? क्योंकि अपने पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन यानी कि अगर कोई थ्योरी पढ़ रहा है, कोई हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहा है, तो हो सकता है हम लोग उस लेवल का मैथमेटिक्स ना यूज़ कर सके या उस लेवल का फिजिक्स को ना समझ सकें जो अपने को आवश्यकता है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ना भी है। ये भी मजबूरी है कि अपने को भले उतना लेवल पता नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना होता है, तो हम लोग लगा लेते हैं वहाँ पे एजम्पशन मानते हैं जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट होने वाली थी आगे चल के, वो पहले क्या हो जाती हैं? निपट जाती हैं। तो एजम्पशन मानने का पीछे यही एक अपना रीजन होता है कि कई सारी लिमिटेशन होती है जिसके से हम लोग चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम ले लेते हैं एजम्पशन। और जब एजम्पशन ले लेते हैं तो अपनी चीज़ें हो जाती हैं आसान। ठीक, तो अब लिख लेते हैं पहले। तो एजम्पशन अगर लिखें तो सबसे पहला एजम्पशन ये दिमाग में रख लें आप लोग। तो सबसे पहला एजम्पशन लोग ये लेते हैं कि द चार्ज शुड बी। अब चार्ज क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी उन्हें बस समझना है कूलम्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है अपने को। दूसरा चार्ज शुड बी ए पॉइंट चार्ज। दूसरा चार्ज, ये तो लोग जान रखे हैं, चार्ज शुड बी स्टेशनरी। चार्ज शुड बी स्टेशनरी यानी कि चार्ज को क्या करना है? रुका होना रखना है। और पॉइंट, अभी पॉइंट चार्ज क्या चीज़ है? तो पॉइंट चार्ज का मतलब अभी फिलहाल ये समझिए आप कि किसी पॉइंट पे एक चार्ज को ला के बैठा दिया जाए, क्यू चार्ज मान लेते हैं, चार्ज हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है क्यू से, एक किसी भी चार्ज को ला के बैठा दिया किसी पॉइंट पे, तो ये अपना ये जो पॉइंट पे आके चार्ज बैठा है इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज। यानी कि चार्ज एट अ गिवन लोकेशन और अ गिवन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट चार्ज। हमने क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज। तो अपना पहला चीज़ ये कि जो भी हम लोग कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं? फॉर द पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ने वाले हैं। और दूसरा चीज़, ये जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी यानी कि वी ऑफ क्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी को किस में रखना है? रेस्ट में रखना है। अगर ये भागना शुरू कर दे, अगर ये ओलंपिक में निकलना शुरू कर दे, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स को छोड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग को घुसना पड़ेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिसिटी या करंट के अंदर। किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा? अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना पड़ेगा। जब ये क्या करना शुरू कर दे? मोशन करना शुरू कर दे। यहाँ भी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो इसलिए चीज़ों को क्या करें हम लोग? रोक के रखेंगे, चार्जेस को अपने को रोक के रखेंगे। तो चार्ज अपना रुका हुआ है तो अपना कंडीशन क्या है? रेस्ट कंडीशन है। दूसरा चार्ज कैसा? पॉइंट चार्ज है। अब चार्ज का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कई तरीके से होता है, हम लोग ये धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझना है। तो चार्जेस के बारे में कई चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज एक्चुअल में होता है क्या, इसको हम कल फिर डिस्कस करेंगे। जैसे चार्जेस होती है कई तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे कि अपना ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या क्या होता है? कभी कभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तरह तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके आगे, क्योंकि इनका मेन रोल अपना पड़ेगा गॉस थ्योरम के अंदर। गॉस थ्योरम के अंदर चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए अपना एजम्पशन देख लिया कि क्या क्या अपनी रिक्वायरमेंट होगी कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए। तो कूलम्स लॉ को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी? पहली चीज़ कि अपने चार्ज को क्या मान के रखना? पॉइंट चार्ज। दूसरा क्या मान के रखना? उसको स्टेशनरी मान के रखना। क्या मान के रखना? स्टेशनरी मान के रखना है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही वास्ट होने वाली हैं, चीज़ों के बाद हमको डेप्थ में देखना पड़ेगा, इसलिए समय लगने वाला है। इसलिए अपने को पैनिक नहीं करना है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखना है, क्योंकि अपने को सीखना है। अपने को क्या करना है? सीखना है। अपने को रटना नहीं, अपने को सीखना है। तो सीखने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो कूलम्स लॉ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी तो पता चल गया अपने को, ये बात अपने को पता चल गई। तो हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। पहले चीज़ कूलम्स लॉ में क्या निकल के आने वाला है। एक चीज़ और जरा आप लोग ये कमेंट करके बताएं जरूर कि थ्योरम एंड लॉ में क्या मेजर डिफरेंस होता है। बहुत बार सुनेंगे आप लोग थ्योरम, फिर आता होगा लॉ।
तो थ्योरम और लॉ में क्या मेजर डिफरेंस होता है इसको जरा कमेंट करके बताएं, इसको मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, ये अच्छा एक टॉपिक होने वाला है कल का, तो हम लोग इसको कल डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये देखें कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ किस लिए होता है, किस लिए इसको निकाला जाता है या किस लिए इसको बनाया गया? तो लॉ बनाया गया एक फोर्स को निकालने के लिए, और उस फोर्स को बोला जाता है कूलम्स फोर्स। क्या बोला जाता है? कूलम्स फोर्स। तो कूलम फोर्स का मतलब ये हुआ, कूलम फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस अपने पास हैं, दो पॉइंट चार्ज अपने पास हैं जो कि रुके हुए हैं, तो उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, कैसे वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत का मतलब असली में बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करना मतलब ये कि एक दूसरे से कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे इन द नेचर। तो नेचर में कैसे दो चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स। वो जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसी को बोल देते हैं कूलम फोर्स। ये जो निकलने वाला है वो किसके मदद से निकलने वाला है? कूलम्स लॉ के हेल्प से निकलने वाला है। तो अपना कूलम फोर्स क्या है? अपना एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। इसको हम धीरे धीरे कल देखेंगे। तो बस हम फिलहाल के लिए क्या जानता है कि अपना ये कूलम फोर्स निकल के आने वाला किससे? कूलम्स लॉ से। तो अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी दो पॉइंट चार्ज की, 2 पॉइंट चार्जेस की, 2 पॉइंट चार्ज। एक बार फिर से बोल रहा है कि चार्जेस को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए अभी चार्जेस पे ज़्यादा फोकस ना करें, जो बात हो रही है उस पर फोकस करें। ठीक, तो मान लेते पास एक पॉइंट चार्ज। एक चीज़ और, अगर निकल के आना हो कूलम फोर्स, तो अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में चाहिए होता है कि मैग्नीट्यूड, एक चाहिए होता है अपने को डायरेक्शन। तो अभी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए एक अलग से टॉपिक अपने पास आता है। टॉपिक का नाम होता है कूलम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, जिसको हमने पीछे पढ़ रखा है, लेकिन इसका हम लोग फिर से दोबारा उसको पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से डेप्थ में विजुअलाइज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग फोकस करें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। तो जब सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो यहाँ पे हम ले लिए एक पॉइंट 1, ये पॉइंट मान लेते हैं 1 हो गया, इसी को बोल देते हैं ए। ये पॉइंट अपना हो गया पॉइंट बी, इसी को बोलते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इस पॉइंट 1 या ए पे रख लिए हम लोग क्या, एक चार्ज ला के बैठा दो भाई। चार्ज को ला के बैठा दिए, कौन सा चार्ज है? Q1 चार्ज है। इसको ला के यहाँ पे एक अच्छा सा लोकेशन दे दिए बैठने के लिए, इसको भी दे दिए चार्ज Q2 को भी लोकेशन पॉइंट बी दे दिए। अब बोला गया है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एक दूरी है, ये क्या है? एक दूरी है। वो दूरी कितनी है? r है। वो दूरी कितनी है? r है। यानी कि हम r को बोल लें कि सेपरेशन है बिटवीन Q1 एंड Q2। दो चार्ज अपने Q1 एंड Q2 है, उसके बीच का सेपरेशन हो गया r। तो अब इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा तो इसके लिए कौन सामने आया? कूलम सामने आया। उन्होंने बताया क्या कि इस चीज़ों को आप अप्लाई करिए तो आपको मिलने वाला है फोर्स। इस तरह की कंडीशन जब उनको दिखने वाली है तो वहाँ पे आते हैं कौन? कूलम्स आते हैं। उन्होंने बोला कि इस लॉ को, मेरे आप लॉ को फॉलो करिए तो आपको क्या मिल के आ जाएगा? एक निकल के आने वाला है फोर्स। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम किसको फॉलो करेंगे? कूलम्स लॉ। तो लॉ बोलता है, तो लॉ स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट हम लोग अभी पढ़ लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि जितना समझेंगे स्टेटमेंट उतना ईजी याद होगा। तो लॉ ये बोलता है, पहला चीज़ कि जो भी अपने फोर्सेज होने वाले हैं Q1 एंड Q2, सॉरी जो भी अपना चार्जेस फोर्सेज होने वाला है Q1 और Q2 के बीच का, वो फोर्स अगर हम लिखते हैं F से, किससे लिखते हैं? F। या लिखते C, FC मतलब कि कूलम फोर्स, FC का मतलब हुआ यहाँ पे कूलम फोर्स। तो बोला जाए कि अपना जो यहाँ पे फोर्स होने वाला कूलम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। यानी कि जो भी इसका प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट कितना होगा? Q1 इंटू Q2। तो उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपना कौन? कूलम फोर्स। यानी कहने मतलब चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, चार्ज की वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स बहुत कम होने वाला है। ये हो गया अपना पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि जो अपना ये जो फोर्स है कूलम फोर्स, वो क्या होने वाला है? r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। यानी कि हम ये बोल दें कि जो अपना सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। या तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, दोनों पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। हम ये बोल दें कि अपना जो फोर्स है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि तिरछे में है, या हम बोल दें 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आमने सामने है। फिर से ध्यान दें, अपना जो फोर्स है कूलम फोर्स, ये अपना r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पर ग्राफ बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक, इसको हम देखते हैं इतना चीज़ समझ आएगा। अगर इतना समझ में आया तो एक हम यहाँ पे इसको यहीं पे फिलहाल डिराइव कर लेते हैं। अगर हम दोनों ही क्वेश्चन कंबाइन कर लें, अगर दोनों क्वेश्चन क्या कर लें? कंबाइन कर लें। अगर कंबाइन कर लें 1 और 2 को कंबाइन कर लें तो मिल जाएगा एक फॉर्मूला, मिल जाएगा कितना? FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये अपना होता है कूलम्स लॉ। ये अपना क्या होता है भाई? दोनों को मिला दे तो बनता है अपना कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? स्टेटमेंट समझते हैं। तो the law states that कि the force of attraction or repulsion acting between 2 point charges, force of attraction or repulsion acting between 2 point charges is directly proportional to their
क्या प्रोडक्ट एज वेल, किसका प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, तो अपने को मिलेगा एफ सी इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आता है के, जिसको हम लोग फर्दर अगर यहाँ पे एक्सपेंड करें तो मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या? अब बहुत लोगों से पूछा था बच्चों से कि बताइए कूलम्स लॉ क्या होता है, तो बच्चे ये लिख के आते हैं कूलम्स लॉ नहीं है अपना, ये कूलम्स लॉ अपना ये है, ये अपना कूलम्स लॉ से डिराइव्ड फॉर्मूला है। फिर से ध्यान दें, कूलम्स लॉ अपना ये है और ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्स लॉ से डिराइव्ड फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। फिलहाल अगर कूलम्स लॉ पूछेगा तो हम लोग ये लिखने वाला है, ठीक। और कूलम्स लॉ लिखने वाले तो इसको समझा सकते हैं कि अपना जो भी फोर्स होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग कल इसको प्रॉपर तरीके डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अपना 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अपने को के बताता क्या है फिजिकली, और देखेंगे हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होती है, या अपने को क्या बताता है, इसको हम फिजिकली किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, तो हम लोग इसको कल प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। तो इतना पढ़ लिए, तो जरा हम लोग आ जाए ऊपर इन दोनों डायग्राम में समझ लेते हैं कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। अगर पड़ी तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्या वहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि जो प्लस है पहले फेस के जो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और जो अपने दूसरे फेस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। ये बात समझ में आ रही क्या? तो यहाँ पे एफ ए भी होगा एफ आर भी होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी जनरेट होगी, इधर भी एफ आर होगा, क्योंकि दूसरे फेस पे निगेटिव है तो ये निगेटिव फेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ आर, लेकिन इस वाले फेस को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नेट बॉडी दोनों तरफ अट्रैक्ट ही क्यों हो रही है, तो उसका पीछे का रीजन है, क्या रीजन है भाई, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए आपके सामने आइए। ये तो चलो मान लेते हैं दोनों कंडीशन में सेम है, दोनों केसेज में दोनों बॉडीज़ के अंदर ये चीज़ें सेम हो गई। और बात करें सेपरेशन की तो देखो जरा, प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है कि प्लस प्लस के बीच में, तो प्लस प्लस के बीच में सेपरेशन ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी रिपल्शन फोर्स अपना कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि देखते हैं फिर से, अगर यहाँ से यहाँ देखिए अपना, अगर मान लें R2 पोजीशन हो गया, यहाँ से अपना ये R1 हो गया, तो R2 अपना सिंस ज़्यादा है, R2 अपना क्या है ज़्यादा है, तो अपना दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम, तो दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम, तो R2 ज़्यादा है तो वहाँ पे लगने वाला फोर्स FR कम होगा, जब कम होगा FA ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इधर आएगा, ये अपना कितना आ जाएगा एफ नेट, जो कि कैसा होने वाला है, अट्रैक्शन का होने वाला है। सेम कंडीशन यहाँ पे एफ आर इसको रिपेल करेगा, लेकिन एफ आर अपना वैल्यू कम होने वाला है, एफ ए जाने होने वाला है, तो एफ ए में से एफ आर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो नेट फोर्स किधर आने वाला है, लेफ्ट साइड आने वाला है टुवर्ड्स द बॉडी, इसलिए बॉडी नेट क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अगर यही हम इसको फिक्स कर लेते तो क्या होती, ये चीज़ देखने को मिलती। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये अगर ये क्लियर है तो हम बोल सकते हैं कि अपना कूलम्स लॉ से ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक। अगर इतना क्लियर है तो ज़रा ये बताइए कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है या क्रिएट हो सकती है आगे, उसका कमेंट में जरूर मेंशन करते हैं, इसको मैं क्लियर करता रहूँगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।